एक दिन हर दिन की तरह मैं इसका स्कूल बैग साफ कर रही थी। उसमें मैंने क्या देखा कि उसके पास एक सुंदर सी पेंसिल और रबड़ था। मुझे ये तो पक्का पता था कि ये दोनों चीज़ें इसकी ना थी। मैंने पूछा तो रिंकू ने साफ इनकार कर दिया और बोला कि किसी बच्चे ने बैग में डाल दी होगी। बहुत पूछने पर भी सच नहीं बताया। मैंने रिंकू से रबड़ और पेंसिल उस बच्चे को वापस देने को बोला। दूसरे दिन रिंकू रबड़ और पेंसिल फिर वापस ले आया। उसे पता नहीं वापस करने की शर्म थी या फिर रबड़ और पेंसिल का लालच। उस दिन शायद मेरे सब्र का बांध भी टूट चुका था और मेरा हाथ उस पर उठ गया। अभी एक गाल पर ही थप्पड़ पड़ा था कि तपाक से बोला कि मेरे पास अच्छी पेंसिल नहीं है और रबड़ भी घिस घिस कर छोटा हो गया है। वह अपनी तरफ से सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहा था, पर मैं भी कहाँ कम थी। उसको बार बार पूछती रही तो फिर उसने कबूल किया कि मम्मा, दूसरे बच्चे की पेंसिल और रबड़ चोरी करके लाया हूँ और उस बच्चे को तो इस बारे में पता भी नहीं है। मुझे मेरे द्वारा पढ़ी हुई एक कहानी याद आई, जिसमें बच्चा जब चोरी करके कोई चीज़ घर लाता है तो उसके माँ बाप उसे शाबाशी देते हैं। फिर दूसरी बार लाता है तो उसे और चोरी करने की शाबाशी मिलती है। ऐसा करते हुए वो एक दिन बड़ा चोर बन जाता है, जिसे पुलिस पकड़कर सलाखों के पीछे बंद कर देती है। माँ बाप अंत में खूब रोते हैं, पर कुछ नहीं होता। अंत में बेटा ही कहता है, माँ, काश तूने पहली चोरी पर मुझे समझाया होता। मुझे ये कहानी बार बार अपने कानों में सुनाई दे रही थी। मैंने तय कर लिया था कि अगर वो ऐसा दोबारा करेगा तो उसे सख्त सज़ा दूंगी, पर इसकी फिर कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। रिंकू काफ़ी समय तक चोरी करना भूल गया था, पर एक बार कोई 4 महीने के बाद हम किसी के घर गए थे। वहाँ इसको एक नकली पिस्तौल पसंद आई। इसने यह पिस्तौल जेब में छुपाकर अपने बैग में डाल दी। पता नहीं इसको क्या शौक था कि घर के खिलौने जैसे छोटी कार आदि स्कूल दूसरे बच्चों को दिखाने के लिए ले जाता और इन खिलौनों से बच्चों के साथ खेलता। मुझे तो शायद इस चीज़ की भनक भी ना पड़ती, पर एक दिन रिंकू की डायरी में एक नोट लिखा था जिसमें पेरेंट्स को स्कूल बुलाया गया था। रिंकू को स्कूल में अच्छा बच्चा मानते थे, पर वे भी इसकी इन हरकतों से परेशान थे। जब मुझे इसका सामान दिखाया गया तो मैं परेशान थी कि यह पिस्तौल तो इसकी थी ही नहीं, पर यह आई कहाँ से। रिंकू ने चुपचाप मुझे कोने में ले जाकर बताया कि यह विकू भैया की पिस्तौल थी। मेरा माथा ठनक गया कि इसने फिर से ये दूसरी चोरी की है। मैं बहुत असहज सा महसूस कर रही थी। मेरे पैरों तले तो ज़मीन खिसक गई। यह क्या हो रहा है? मैंने इसे उस वक्त तो कुछ नहीं बोला और इसके अध्यापक को आश्वासन दिया कि वह इस हरकत को दोबारा नहीं दोहराएगा। शाम को इसकी खूब पिटाई हुई। इसे खुद पिस्तौल को विकी भैया को वापस करने को बोला। रिंकू बहुत शर्मिंदा था। रिंकू ने अपने विकी भैया से माफ़ी मांगी। रिंकू को उस मार का इतना असर रहा कि उसने ज़िंदगी में फिर दोबारा यह हरकत नहीं दोहराई। आज रिंकू जब अपनी कहानियों के बारे में सुनता है तो यकीन ही नहीं करता कि उसने कभी ऐसा किया होगा। बच्चों से गलतियां होती रहती हैं, पर हम माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि समय रहते इनको टोकें और समझाएं ताकि इनको तराश कर अच्छा नागरिक और अच्छा इंसान बना सकें। रिंकू की शरारतों के तो इतने किस्से हैं कि मैं सुनाते सुनाते थक जाऊंगी और आप लोग सुनते सुनते। रिया बहुत ही निडर थी। इसके किस्से मैं अगले पन्नों पर आपसे साझा करूंगी। अब रिया और बड़ी हो चली थी और रिंकू भी 6 साल का हो गया था। रिंकू को मेरे साथ सोना बहुत पसंद था। बड़े होने के कारण मैं चाहती कि मैं इन दोनों बच्चों को अलग कमरे में सुलाऊं ताकि बच्चे आत्मनिर्भर हो सके। रिंकू को मेरे पास सोना बहुत अच्छा लगता था। रिंकू रोज़ रात को मेरे बिस्तर के पास खड़ा हो जाता और बोलता, मामा मुझे डर लग रहा है। हर बार उसका यही कहना होता। मैं थोड़ा सख्ती दिखाकर उसे बोलती कि अब वो बड़ा हो गया है, उसे अकेले सोना चाहिए। धीरे धीरे उसने अपनी बहन के कमरे में सोने की आदत डाल ली। अब कभी सोचती हूँ, क्या मेरा यह फैसला ठीक था? हम तो अपने माँ बाप के पास बड़े होने तक सोते थे और आज भी उनके पास जाकर सो जाते हैं। मुझे आज जब रिंकू पर खूब प्यार आता है और उसे मजाक में अपने साथ सोने को कहती हूँ तो झट से बोल पड़ता है कि जब वह छोटा था तो अपने पास क्यों नहीं सोने देते थे। अब मैं भी नहीं सोऊंगा। इसके छोटे छोटे किस्से याद करके मैं कभी अकेले में ही हंस देती हूँ।
आज सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं मेरे बच्चों के बचपन के नए किस्सों के साथ। नमस्कार।